अब देखिए किस तरीके से ये वार बढ़ रहा है वर्ल्ड वार की तरफ। लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इजराइल के बाद सबसे ज्यादा बमबारी अगर ईरान ने किया है वो दुबई पे किया है। ईरान प्लान कर रहा है आक्रमण गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट प्लांटेड टेक्नोलॉजीज और ओरेकल कॉर्पोरेशन पर। वो कूद गए तो हम जहां पे बैठे हुए हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर वो भी खतरे से बाहर नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और भारत को रणनीति अपना स्पष्ट करना पड़ेगा। यू कैनॉट स्टैंड ऑन टू बोट्स टुगेदर। अमेरिका भारत को भी अपने लपेट में लेने का कोशिश कर रहा है। अब देखिए यही स्थिति थी, इंदिरा गांधी ने अमेरिका को साफ बता दिया था कि हम बांग्लादेश पर आक्रमण करने जा रहे हैं। यहां पे रासायनिक युद्ध होने का भी खतरा बन चुका है, मंडरा रहा है। चाइना तो इसमें माहिर है। एक प्रतिबंधित बॉम्ब है, फास्फोरस बॉम्ब, वो इजराइल ने दागा है रिहायशी इलाके में ईरान का। तो केरला के रोड शो में प्रधानमंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत, तो आप रिजर्व नहीं रखे थे आत्मनिर्भर भारत के लिए? तो फिर एलपीजी गैस के दाम भी क्यों आपने बढ़ाया, खास करके कमर्शियल गैस का? और यूपी के गोरखपुर में जोगी जी के कंस्टिट्यूएंसी में कल लूटमार मची है, एलपीजी गैस लूटा गया है। मध्य प्रदेश जहां पे डबल इंजन सरकार है वहां पे 500 एलपीजी लूटा गया है। नमस्कार। दुनिया आज चारों तरफ से युद्ध में घिरी हुई है। कोई भरोसा नहीं कब विश्व युद्ध छिड़ जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम हमारे स्टूडियो में बुलाए हैं सीनियर जर्नलिस्ट पराग विश्वास जी को। स्वागत है पराग जी आपका एसके लाइव के स्टूडियो में। पराग जी, जिस हिसाब से आज युद्ध चारों तरफ चल रहा है, क्या लगता है कि ये विश्व युद्ध की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं या क्या? बिल्कुल। विश्व युद्ध का परिभाषा क्या है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा एक लाइन में। विश्व युद्ध का परिभाषा पहली जो आता है वो ये है कि दुनिया के जो बड़े बड़े शक्तियां है, ताकत है, वो एक युद्ध में या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो जुड़ जाते हैं। प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से वो जुड़ जाते हैं। अगर अभी आप देखेंगे ईरान पे जो हमला हुआ यूएसए का, उसके वजह से चाइना, रशिया, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ईरान के साथ खड़ा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आयतुल्लाह खमीनी का निधन हो जाना, फिर उनके साथ 14 लोग और चले गए, उनके मिनिस्टर वगैरह सब पे हमला हुआ, वो खत्म हो गए। और मुर्तजा खमीनी भी घायल हुए हैं, ईरान के जो अभी लीडर हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि रशिया और चाइना ईरान को इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है। अब देखिए किस तरीके से ये वार बढ़ रहा है वर्ल्ड वार की तरफ। असला के साथ सहायता दे रहा है, मिसाइल्स के साथ सहायता कर रहा है। इसके अलावा जहां जहां पे यूएसए का बेस है, भी दर्शक जानते हैं, अभी तक जान चुके हैं, बहरीन, कतार, सऊदी अरेबिया, सीरिया, टर्की, यहां तक कि ओमान जिसके साथ दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं था इस कन्फ्रंटेशन में, उस पर भी बम मारे जा रहे हैं, मिसाइल्स मारे जा रहे हैं। और ओमान को छोड़ के भी यूएई, दुबई में यूएसए का कोई बेस नहीं है। लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इजराइल के बाद सबसे ज्यादा बमबारी अगर ईरान ने किया है वो दुबई पे किया है, बुर्ज खलीफा के पास भी किया है। ईरान का प्रोटेस्ट मार्च आज हो रहा था तेहरान में, उस पर भी अटैक हुआ है। यहां पे एक जापान फैक्टर भी है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पूरी तरह इन्वॉल्व था। आपको पता है, सभी को पता है, हिरोशिमा नागासाकी। 1952 साल में एनपो ट्रीटी हुआ अमेरिका के साथ ही जापान का, जिसकी वजह से सामरिक घाटी कभी भी जापान वहां पे लगा सकता है, ठीक है, यूएसए के वहां, और यूएसए कहीं भी जापान में लगा सकता है और एक दूसरे को वहां पे बचा सकता है। अब देखिए ये तो रहा सूरत हाल। सिर्फ ये अभी बमबारी तक रुका हुआ नहीं है। ईरान प्लान कर रहा है आक्रमण गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट प्लांटेड टेक्नोलॉजीज और ओरेकल कॉर्पोरेशन पर। ये हमको साझा किया गया है, रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, ये हर जगह आलोचना में आई है, पत्रकार भी कर रहे हैं और चैनल्स में भी आ रही है। ईरान से जुड़े हुए हैकर्स वो अभी ये प्लान कर रहे हैं कि वो साइबर अटैक करेंगे यूएस सिस्टम पर मध्य एशिया में और यूएसए में। ओके, यहां मैं एक बार रोकता हूं आपको। जैसे कि रसिया ने यूक्रेन को कम आंका था और इतना लंबा युद्ध चला।
सेम वे शायद इजराइल और अमेरिका मिलके भी ईरान को काफी कमजोर सोचे थे, तो उसी का नतीजा ये हो रहा है कि आज 14 दिन, शायद 14 दिन हो चुका है, नहीं? बिल्कुल, ये आपने सही पूछा, कमजोर सोचे थे, क्योंकि देखिए इटली, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड से मदद मांगे गए हैं, आपको पता है? खुलेआम सामरिक सहायता कर रहा है यूएसए को। ये देश क्यों कर रहा है? क्योंकि भांपने में थोड़ा सा गलती कर दिया था। उसको लगा था यूएसए को कि ईरान कमजोर है और अंदर से टूट जाएगा, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, और क्योंकि विभाजन भी था, कुर्ड्स लोग सोचे थे कि वहां पे अभी भी कुर्ड्स का जो थ्रेट है वहां पे है। कुर्दिश रिबेल्स जो वहां के हैं ईरान में, वो सुन्नी जो लोग हैं वो शाहीस के खिलाफ वो लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो धार्मिक लड़ाई भी चल रहा है। तो इस वजह से अभी अलग थलग पर जाने का डर था ईरान का, लेकिन ईरान भी अलग थलग पड़ा नहीं है, नहीं पड़ा। ये लोग सामरिक सहायता कर रहे हैं, यूनाइट हो गए और बाहर से भी उनको मदद मिल रहा है। जैसे मैंने कहा, इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा इटली, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड खुलेआम मैंने कहा सामरिक सहायता कर रहे हैं, युद्धपोत भेज रहे हैं, युद्ध विमान भेज रहे हैं, युद्ध जहाज भेज रहे हैं, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सब तैनात हो चुका है, मुस्तैद हो चुका है। वहां के हिसाब से देखें तो लगभग विश्व युद्ध तो शुरू हो चुका है। आपका मतलब अगर परिभाषा बिल्कुल देखिए, एक चीज है कि विश्व युद्ध का, आज का विश्व युद्ध, हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। और 1942 का विश्व युद्ध, 39 से 42 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें काफी फर्क है सर। काफी फर्क इसलिए मैंने कहा ना आपको, हर तरह से अटैक हो रहा है अभी। और अब देखिए यहां पे रासायनिक युद्ध होने का भी खतरा बन चुका है, मंडरा रहा है। चाइना तो इसमें माहिर है और चाइना ईरान के साथ खड़ा है। इसके अलावा आप देखिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल, बहुत सारे लोग इसको गौर नहीं करते हैं। सिर्फ 9 देश है दुनिया में जो परमाणु हथियार जिनके पास है, जो कि उस समय नहीं था। यूएसए, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल। नॉर्थ कोरिया भी बहुत बड़ा प्लेयर है यहाँ पे। इजराइल और यूएस को हेल्प करने के लिए बेचैन है। यानी कि आपका कहने का मतलब आधुनिक हथियार और तकनीक भविष्य के युद्ध को और खतरनाक बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, बहुत मजेदार आपने सवाल पूछा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों के साथ एक चीज मैं साझा करना चाहूंगा टेक्निकल। एयर डिफेंस जो थॉर था साउथ कोरिया में, उसको यूएसए लेके गया है उसके आसपास कंट्री में, अनडिस्क्लोज लोकेशन में, हम यहां से नहीं कह सकते हैं। वो शायद बहरीन हो सकता है, कुवैत हो सकता है, इराक हो सकता है, यूएई भी हो सकता है, हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं है। इंटेलिजेंस के लोग कुछ दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टिकरण नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि सबसे मजे की बात यह है, ईरान के पास कहा जा रहा है कि 100 युद्धपोत है, उसमें से 50 मिसमार कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया यूएसए द्वारा। यूएसए क्लेम कर रहा है। युद्ध में सबसे मजे की बात यह होता है, क्लेम्स काउंटर क्लेम्स होता है। अब देखिए ईरान के जो जहाज है वो शायद कैलिफोर्निया पे अटैक करे, ये चीज एफबीआई का अलर्ट आया है, और कैलिफोर्निया में 15 तारीख को ऑस्कर अवार्ड होने वाला है। बात को समझिए आप, ठीक है? अच्छा, अब देखिए, अब दूसरी चीज यह है कि आईआरजीसी मिसाइल जो ईरान के पास है और ड्रोन्स है, उससे ईरान 2500 किलोमीटर जा पा रहा है। 2500 भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन 12000 किलोमीटर जाके वो कैलिफोर्निया में स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या होगा? क्या ईरान शिप्स के जरिए करेगा, जहाज के जरिए करेगा? हो सकता है, लेकिन वो जहाज अगर जाएगा तो फिर अगल बगल आसपास के देशों के, अमेरिका के, तो वहां पे क्या वो बेस कर पाएंगे? ये सवाल है। और तकनीक तो पूरा तकनीक का खेल है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको। ये इजराइल तक मार कर रहे हैं ईरान, उसके बाहर नहीं जा पा रहे। ईरान ने एक बहुत अच्छा तकनीक का इस्तेमाल किया है। आस पड़ोस के जो देश है, जो बेस है, जहां से हमला हो रही थी ईरान पर, उसका जितना एयर डिफेंस सिस्टम है उसको उसने काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। इंटेलिजेंस कौन दे रहा है? रशिया और चाइना। तो ये जो नया टेक्नोलॉजी है, ये जैसे कि मान लीजिए पहलू खुल गया है कि हम आपको हैकिंग करेंगे। अभी मान लीजिए गूगल को अगर कुछ ऑफिसेस को
हम नुकसान पहुंचाता है ईरान, तो फिर अमेरिका को पीछे से वार करना होगा, क्योंकि फिर वहां पे हम जहां पे बैठ के बात कर रहे हैं शायद हम नहीं कर पाए, शायद खबर भी लोगों तक नहीं पहुंच पाए। तो ये वर्ल्ड वार या जो टेक्निक का वार है बिल्कुल ही अलग है। वो सेजल का इस्तेमाल कर रहे और खाइबर मिसाइल के इस्तेमाल कर रहे ईरान। ये दोनों 2500, आप सोचिए आज से कुछ साल पहले 2500 किलोमीटर, आप समझ पा रहे हैं कितना दूर इसका रेंज है, लेकिन 12,000 तक फिर भी वो बेचारा पहुंच नहीं पा रहा है। चूंकि वो पहुंच नहीं पा रहा है, इसीलिए आस पड़ोस के देश जहां पे बेस है या फिर बेस नहीं भी है, वो एलाई है, उनको वो टारगेट कर रहे हैं ईरान। अच्छा, एक चीज बताइए, अमेरिका जो वजह बताया है युद्ध की, क्या आपको लगता है वही वजह है या कुछ और वजह हो सकती है? उससे पहले मैं एक और चीज मैं बोलूंगा लोगों को कि तकनीक के बारे में। वजह क्या है मैं बता रहा हूं आपको। एक प्रतिबंधित बॉम्ब है, फास्फोरस बॉम्ब, वो इजराइल ने दागा है रिहायशी इलाके में ईरान का। क्या हुआ उसके बारे में जरा? काफी नुकसान हुआ वहां पे। फास्फोरस बॉम्ब बहुत ही खतरनाक है, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब तो मार दिया, कुछ लोग मर गए, लेकिन उसके बाद जो क्षति होता है रेडिएशन से क्षति होता है। फास्फोरस बॉम्ब यानी कि अभी जो सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है, बाहर नहीं निकलने, हाँ नहीं, वो दम घुट के कितने लोग मर गए। तो जितने लोग इमीडिएट मरते हैं उससे 4 गुना ज्यादा लोग दम घुट के, रेडिएशन के वजह से, स्किन इंफेक्शन के वजह से, त्वचा के संक्रमण की वजह से वो मर जाते हैं या वो जीवित रहते हैं तो अपाहिज बन के जीवित रहते हैं। तो ये तकनीक के बारे में आप जो कह रहे थे मैं उसी के बारे में बोला। लेकिन इसके अलावा भी आप जो बोलने के, हाँ वजह, बहुत मजे की बात आपने पूछा। देखिए, हाथी के 2 तरह के दांत होते हैं, एक खाने के, एक दिखाने के। यूएस का भी वही है। यूएस में 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर सद्दाम हसन को अटैक किए थे। क्या कहा था उन्होंने? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ये, यहां पे रासायनिक हथियार बना रहे हैं। किसने क्लेम किया था? यूएसए ने। इसलिए हमने इसे आक्रमण किया। জয়েন্ট ফোর্স जिसने आक्रमण ভারতের সবচেয়ে বড় গোল্ড লোন এনবিএফসি মুথুট ফাইন্যান্স থেকে গোল্ড লোন নিন, তারপর দেখুন সোনা কিনা করতে পারে। কল করুন 1-800-313-1212 किया था। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद ये वहां से निकला कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, वहां पे कोई सबूत ही नहीं मिला इस तरह के हथियार का। तो क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था तेल के कुएं पर नियंत्रण, तेल के प्राइस पर नियंत्रण। मार्च 2011 में यूके, यूएस और फ्रांस तीनों साझेदारी के साथ अटैक किया लीबियन लीडर कर्नल मोहम्मद गद्दाफी के फोर्स को। वहां पे भी तेल का नियंत्रण ही मुद्दा था। उन्होंने कहा था कि गद्दाफी जो है ये तानाशाही हो जा रहे हैं, इसलिए हमने लोकतंत्र वहां पे पुनर्स्थापित करने के लिए हमने किया है। बिल्कुल गलत था। वेनेजुएला में आपने देखा ये ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर, जिसका नाम वो 3 जनवरी को दिए, फिर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, वहां पे उन्होंने 3 जनवरी को अटैक किया। सबको मालूम है टूड्रो और सिलिया, उनके हस्बैंड वाइफ को बंधक बनाया गया, बोल रहा था उस समय किया गया। लेकिन हाँ, लेकिन नार्को आतंकवाद का उन्होंने क्या किया? लेम एक्सक्यूज दिया, बहाना बनाया। लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा तेल और प्राकृतिक संसाधन को पर नियंत्रण हासिल करना था अमेरिका को। अब ये ईरान के साथ भी वही कर रहा है। आप देखिए, 3 वजह उसने बताया था यूएसए ने इंटरनेशनल मीडिया को। क्या बताया? पहला वजह आयतुल्लाह खमेनी का तानाशाही का अंत करना, दूसरा लोगों के मानव अधिकार को सुनिश्चित करना और सुरक्षित रखना, तीसरा जो रियाल है उसका मुद्रा का डिवैल्यूएशन हुआ है, यानी अवमूल्यन हुआ है, उसको रेस्टोर करना, और जो उत्पीड़न की नीति है उसको हटाना और नया वहां पे लीडर लाना। देखिए, आपको लग नहीं रहा है? कुछ दिन पहले हम लोग इस स्टूडियो में बैठ के बोले थे कि बांग्लादेश में नया लीडर लाना, नेपाल में नया लीडर लाना, श्रीलंका में नया लीडर लाना, जिस पर हमारा खुद का नियंत्रण रहेगा, उसका जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनके जो लोग हैं, वहां पे हम बेस बना सकेंगे। देखिए, अमेरिका का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी यह रहता है कि वो बेस बनाएगा। जैसे को बर्मा में बेस बनाना चाह रहा है, बांग्लादेश में बेस बनाना चाह, चाइना भी यही नीति फॉलो करके अभी बांग्लादेश में भी बेस बनाने का सोच रहा है, ताकि इंडिया को अटैक कर सके। इसी संदर्भ में क्या दुनिया में बढ़ते युद्धों का असर भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकती है? क्योंकि आपने अभी जो कहा ये वास्तव में भारत की सुरक्षा के ऊपर खतरा दिख रहा है। देखिए, भारत की सुरक्षा नियर बाई एरिया का आपने मतलब कहा। हाँ, ये खतरा दिख रहा है। मैं उसी पर आ रहा हूं। अब देखिए, ईरान बम बना रहा है। अब इस चीज को समझिए आप। 80% यूरेनियम U-235 अंदर नहीं जा रहे हैं, इसका यूरेनियम 235
न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन का टेक्नोलॉजी होता है, उसके लिए एक अलग प्रोग्राम की जरूरत है टोटल। तो उसको वो एनरिच कर रहे हैं, मतलब क्या होता है ना, अणु परमाणु होता है ना, उसको अलग करना और U-235 को अलग करना करके ये कह रहा था यूएसए की ये बढ़ा रहा है। अभी आपको ये सोचना है, अगर भारत के प्रधानमंत्री हो आप, अगर देश के प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो या सुरक्षा मंत्री हो, आपको ये सबसे पहले सोचना है कि ईरान अगर परमाणु बम बना रहा है तो हिजबुल्लाह उसको इस्तेमाल कर सकता है। हिजबुल्लाह एक दहशतगर्द एसोसिएशन है, आप सभी को मालूम है, जो दहशत का फैलाता है, इस्लामिक टेररिज्म कर रहा है। अभी भी लेबनान से भी आज ही इसने सुबह करीब 100 रॉकेट्स छोड़ा है, छोटा छोटा, इजराइल की तरफ, लेबनान को बेस बना हिजबुल्लाह ने। ये एक पहलू है। और युद्ध अगर शुरू होने के बाद, जिससे शुरू हुआ है, चूंकि भारत और पाकिस्तान, भारत का नीति देखिए आप, भारत कैसा कर रहा है, भारत पहले इजराइल को बताया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन फिर तेल की भी जरूरत है। 28 हमारा टैंकर अटका हुआ है हॉर्मुज स्ट्रेट में, अब उसका हम क्या करेंगे, अगर हम नहीं आया तो हमारे यहां किल्लत तो शुरू हो चुकी है भारत में। तो भारत को अपना नीति स्पष्ट करना पड़ेगा इस समय, बयानबाजी नहीं। और मैं समझता हूं कि अभी कोई भी, लेकिन अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो भारत की जो नीति है काम कर रही है, जैसे कि मतलब अभी ये भारत के जो भी वहां अटके हुए हैं उसको अलाउ कर रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, कल का पूरा नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। बहुत सही सवाल आपने पूछा। ये मैं दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा। ये जो हॉर्मुज जल का जो स्ट्रेट है वहां पे, यहां पे 28 भारतीय शिप्स अटके हुए हैं। कल खबर आई थी और रॉयटर्स ने यह खबर किया था कि 2 जहाज को छोड़े गए हैं और ईरान के विदेश मंत्री ने, नहीं 4 कंट्री का उसने मतलब लिखा हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है, रॉयटर्स ने खुद उसको, आप देख लीजिएगा, उसको गलत माना था कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो था वो सही नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं, जो 2 जहाज मुंबई में आ पहुंचा था कल, वो पहले ही 1 मार्च से पहले वहां से हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल चुका था। अच्छा, अभी इंडिया का मतलब रोक दिया बिल्कुल नहीं, वहां से स्टेटमेंट। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट है कि हम तब तक अलाउ नहीं करेंगे। और ये हॉर्मुज स्ट्रेट उनका बहुत बड़ा एक ट्रम्प कार्ड बन चुका है ईरान का। अब यहां आउट ऑफ मतलब उसमें जाके, सब्जेक्ट से बाहर जाके मैं यहां एक चीज पूछना चाहूंगा, इसका मतलब अभी इंडिया में जो फ्यूल क्राइसिस तो नहीं दिख रहा है डायरेक्ट वे में, बट गैस क्राइसिस तो हो चुका है, इसको आप कैसे देख रहे हो? देखिए, हॉर्मुज प्रणाली से हमारा करीब 60% एलपीजी आता है, उसमें से 90 ईरान से, उसमें से 90% हॉर्मुज होके आता है, 60% ईरान से आता है। मैं स्पष्ट कर दूं, 90% हॉर्मुज से आता है। अब देखिए, कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना, ये कदम कौन उठाएगा? क्राइसिस के बारे में आप कह रहे हैं। अभी फिलहाल सबसे मजे की बात यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मिडिल पावर बना हुआ है, अभी तक विश्वगुरु नहीं बना है। इससे हमको साफ पता चल गया है। यूएसए हमें बता रहा है कि हम किससे तेल खरीदेंगे। अब बताइए, यूएसए हमें बता रहा है हम किससे तेल खरीदेंगे, उससे परमिशन हमको लेना है। पाकिस्तान भी यह सोच रहा था हमारे बेहतर मार्केटिंग की वजह से कि भारत अभी विश्वगुरु बन चुका है, बन रहा है, एक्सपोज हो चुका है। जापान के पास 365 दिन का रिजर्व रह सकता है सर, और भारत के पास सिर्फ 7 दिन का रिजर्व रहेगा। 45 डेज बोल रहे हैं। 45 डेज में वो रिलीज करेंगे, वो अभी कह रहे 7 दिन का। सबसे मजे की बात मैं आपको बताता हूं, रशिया के पास से तेल कम लेना है, ये डिक्टेट हमें किसने दिया था? यूएसए ने दिया था। अभी जब वापस यूएसए अब खुद डामाडोल में है, अब वो कह रहे हैं कि आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं, हॉर्मुज रोक दिया गया है, सिचुएशन खराब हो गया, आप खरीदिए। अब जब हम रशिया के पास जा रहे हैं, रशिया हमको 30% रिबेट में देता था, अब वो नहीं दे रहा है। ये नीति आपको स्पष्ट करना पड़ेगा सर। दूसरी बात यह है कि अभी आप बोल रहे हो, केरला के रोड शो में प्रधानमंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत, तो आप रिजर्व नहीं रखे थे आत्मनिर्भर भारत के लिए। दूसरी बात ये, अभी आप सौर शक्ति के बारे में कह रहे हो, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में कर रहे हो, पर इन चीजों पर आप पहले क्यों नहीं जोर दिए? आप पहले क्यों नहीं इसको डेवलप किए? आप बता रहे हो कि अफवाह है, अगर अफवाह है तो 25-45 दिन का कॉरिडोर क्यों बना के रखे हैं अभी आप?
क्यों आपने अचानक से ये कॉरिडोर बनाया? तो फिर एलपीजी गैस के दाम भी क्यों आपने बढ़ाया, खास करके कमर्शियल गैस का? इंडियन पेट्रोलियम मिनिस्टर, कितना मजे की बात है, देखिए हरदीप सिंह पुरी ये कह रहे हैं बृहस्पतिवार को लोकसभा में कि हमारे पास नो फ्यूल शॉर्टेज, अंग्रेजी में उन्होंने कहा है। हाँ, और उसी भाषण में वो कह रहे हैं कि 1 महीने तक हमारे देश के होटल और रेस्टोरेंट में अगर केरोसिन का इस्तेमाल किया जाए और तो 40,000 एवरेज स्टेट को भेज रहे हैं। और यूपी के गोरखपुर में जोगी जी के कंस्टिट्यूएंसी में कल लूटमार मची है, एलपीजी गैस लूटा गया है। मध्य प्रदेश जहां पे डबल इंजन सरकार है वहां पे 500 एलपीजी लूटा गया है। तो आपके पास ये नीति नहीं रहेगा? इस तरीके का आप अगर सोच रहे हैं तो, और आपको मत पता है, मैं आपको बता रहा हूं, भारत सिर्फ ऑयल, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम पदार्थ की बात ही नहीं है, हर सामान की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। ये हर देश को नुकसान होगा, भारत को भी होगा, हर वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। भारत की विदेश नीति पे एक बड़ा सवाल। हाँ, और चाय का सवाल, उसको हम कैसे देखा करें, दरकिनार करें? हम यहां पे बैठे में, भारत दुनिया के दूसरा बड़ा चाय उत्पादक है, और हमारा नॉर्थ बंगाल में भी चाय उत्पादन अगर ये हो गया, नुकसान पहुंचा उसको, तो हमारे श्रमिकों का क्या होगा, चाय श्रमिकों का? हाँ, अब बताइए आप क्या पूछ रहे थे? वही मतलब भारत की सुरक्षा, क्योंकि मतलब अल्टीमेटली ये हो गया कि जिस हिसाब से आपने दूरगामी परिणाम क्या होने जा रहे हैं। बिल्कुल श्रीलंका आपने मतलब कहा, सबसे डर की बात मुझे पर्सनली ये लग रहा है, आज तो बहुत सारे, देखिए ऑपोजिशन पार्टीज तो बोलेंगे ही, वो अलग चीज, एक साथ आपको एकजुट होना है। जैसे कोरोना काल में आपने हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के समय आपने हुआ था, अभी भी खतरा मंडरा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्थ कोरिया, जैसे हम थोड़ी देर पहले मैंने जस्ट छू कर निकल गया, नॉर्थ कोरिया कल टेस्ट किया है, 13 साल का उसका जो बेटी है, वो सन की जो आपके किम जोंग है, जिसको खिलौना लगता है युद्ध करना, और वो चला भी रहे थे, और बेटी को ले जाके वो टारगेट आइलैंड में मिसाइल गिरा तो बेटी को दिखाया, क्योंकि वही उत्तराधिकारी बनेगी अभी। तो वो चाह रहे हैं, वो बेचैन है इस युद्ध में कूदने के लिए, आशिक है वो जंग के। वो कूद गए तो क्या हो सकता? अगर वो कूद गए तो हम जहां पे बैठे हुए हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, वो भी खतरे से बाहर नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि ये अभी तक जो है ना, पूर्वी एशिया देखिएगा बहुत शांतिपूर्ण जगह है। मलेशिया बोलिए, मैं तो गया हुआ था मलेशिया कुछ दिन पहले, सिंगापुर, उसके बाद वहां पे भी गया। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। था मैं, उसके बाद आपका वियतनाम, ये बहुत पर्यटन के नजर से आप देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत को रणनीति अपना स्पष्ट करना पड़ेगा। यू कैनॉट स्टैंड ऑन टू बोट्स टुगेदर, यू कैनॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ। दोहरी नीति से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इजराइल के साथ हम हैं, इजराइल के साथ हम हैं तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, हिजबुल्लाह एक दहशतगर्द गोष्ठी है, लेकिन आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर में, या चाइना के साथ जो बॉर्डर में हमारा कशमकश है, यह अगर बरकरार रहा, इवन बांग्लादेश के साथ यह अगर बरकरार रहा तो हमारे लिए भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अमेरिका भारत को भी अपने लपेट में लेने का कोशिश कर रहा है। अब देखिए, यही स्थिति थी, इंदिरा गांधी ने अमेरिका को साफ बता दिया था कि हम बांग्लादेश पर आक्रमण करने जा रहे हैं, आपको कुछ भी बनता है आप कर दीजिए, लेकिन वो नहीं मानी थी। लेकिन आज हम बता रहे हैं कि हमको अमेरिका बता रहे हैं कि हम कहां से तेल खरीदे, और जो डिस्काउंट मिल रहा था वो भी बंद हो गया है। और तीसरी चीज मैं आपको यह बता रहा हूं कि हमारा ना भारत के साथ, भारत लैंडलॉक्ड कंट्री है एक जगह पे, और फिर सी लॉक्ड भी है। आपको पता है इस बार युद्ध में, आप जो तकनीक के बारे में कह रहे थे, मैं भूल गया उस समय कहना, फिर बताना चाहूंगा दर्शकों को। इस बार ईरान बहुत ज्यादा जल पे, वाटर पे, पानी पे, समुद्र पे, सतह पर, तल पर, वहां पे वो माइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये माइंस का इस्तेमाल अगर भारत के खिलाफ भी किया गया तो भारत के लिए मुश्किल होगा। ये तकनीकी नजर से मैं कह रहा हूं। और जहां तक रणनीति की बात हम कहते हैं, युद्ध स्तरीय रणनीति अगर आप कहते हैं, तो भारत को मुश्किल होगा। क्योंकि आपको मैं एक और खबर दे दूं, साझा करूं दर्शकों के साथ। कल तड़के, सुबह की तरफ, रात की तरफ
आपके भारत के जहां पे अफगानिस्तान से करीब करीब हमारा बॉर्डर मिलता है, उस इलाके में भारी बमबारी किया पाकिस्तान ने। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जंग चल रहा है। तो अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए, सवाल या निशान में रखता हूं दर्शकों के सामने, अगर ऐसा हो कि पाकिस्तान ये मौका ले और अमेरिका को मदद करने की शर्त पर कि हम आपके साथ है, भारत पे भी घुसपैठी करे या आक्रमण करे, तो क्या हो सकता है? ये एक रणनीतिक स्थिति है। मैं बता रहा हूं इस स्थिति में अभी अमेरिका घिरी हुई है, तो अभी उस एंगल में मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये आज नहीं कल हो सकता है और ये जंग दूर खींचेगी। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि ईरान ने कल ही ये दावा किया है और डिक्लेयर किया है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल, ईरान अच्छा फुटबॉल कंट्री है, क्वालिफाइड कंट्री है, 32-36 कंट्री में वो क्वालिफाई कर जाता है। ईरान अब खेलने जाएगा इस बार यूएसए में। 12 जुलाई से यह टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, यानी हमारे पास 12 जून से 90 दिनों का समय है। अप्रैल मई जून 90 दिनों का समय है हमारे पास, 12 जुलाई तक वो खत्म हो जाएगा। तो अभी वो कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, इसका मतलब जून जुलाई में भी ये रह सकता है। ये स्थिति कोई किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता है, इसको भाप पे। कल फीफा ने समझा ईरान को, ठीक है, क्योंकि ये मैचेस होने जा रहे यूएसए में 11 वेन्यूज पे होंगे, मेक्सिको में 2 वेन्यूज पे और कनाडा में 3 वेन्यूज पे होने जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा चीज है। हाँ, पाकिस्तान अटैक करेगा नहीं, मैं ये डरानी नहीं हूं, बता रहा हूं, पाकिस्तान अटैक करेगा नहीं। लेकिन अगर ये स्थिति बना, किसी भी जगह पे ये स्थिति अगर बना, तो हमारा क्या हशर होगा, ये भी बहुत जरूरी चीज है। अच्छा पराग जी, एक चीज बताइए, क्या आज की दुनिया में शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल है? वैसा ही तो लग रहा है, क्योंकि आज के जो नवयुवक है, हम जब स्कूलों में देखते हैं, विद्यालय में देखते हैं, महाविद्यालय में देखते हैं, विश्वविद्यालय में देखते हैं, वो ये नजर रख रहे हैं, खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटी यानी घटनाओं पर जो नजर रखते हैं, उनके लिए क्या असर पड़ता है। इतना युद्ध विमान, इतने सारे युद्धपोत, इसकी जो विजुअल्स आ रहे हैं, उसका क्या असर पड़ रहा है आने वाले पीढ़ियों पर, ये तो जरूर एक बहुत मुश्किल है। और जो टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी लाया जा रहा है, आपने देखा है वहां पे हवाई जहाज जो है, उनको हवा में ही उनका जो है ईंधन भरा जा रहा है। हाँ, ये तो टेक्नोलॉजी कितना दूर चला गया है। उसके बाद साइबर अटैक्स की बात की जा रही है। आज के जमाने में अगर आप शांति से रहना भी चाहे, तो पीछे से वार भी आपको किया जा सकता है। मैंने कहा ना, फास्फोरस बॉम्ब जो प्रतिबंधित था, उसका इस्तेमाल हो रहा है। साइबर अटैक के बारे में सोच रहा है ईरान, क्योंकि देखिए ईरान के पास सबसे बड़ा प्रतिबंधकता यह है कि वो ज्यादा दूर जा नहीं पाएगा। ईरान अपाहिज होकर बैठा हुआ है, क्योंकि 12,000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर वो जा नहीं पड़ेगा, वो 2,500 किलोमीटर तक ही जा पा रहा है। तो इस समय पे अपने आप को सुरक्षित रखना, आप कितना। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. कितना ज्यादा मिसाइल खरीदेंगे, क्योंकि हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे हैं, वहां पे को पता है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर जो होता है, जो पैसे खर्चा किए जाते हैं सुरक्षा पर, उसको सीमित रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप सीमित न रखे, तो हमारे जैसे देश में दूसरे जगहों पर भी तो निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, वहां पे विकास करना है, उसके विकास के खातिर में भी तो पैसा देना है। वो मुश्किल है ही। कुल मिला के आपको क्या लगता है कि इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? ये अपने मतलब, हालांकि इंडिया में एक से एक महारथी, मैंने बताया तो आपको कि हाँ बिल्कुल, स्ट्रेटेजी मैं समझ रहा हूं कि ये होनी चाहिए। नहीं, हम भी बोल सकते हैं इस पर। स्ट्रेटेजी तो ये होनी चाहिए कि भारत को अपना स्ट्रेटेजी स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं खुद ही कुछ ही देर पहले कहा कि दोहरी नीति पे आपको चलना बंद करना पड़ेगा। किसके साथ आप हैं ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जब विश्व युद्ध हुआ था, याद रखना पड़ेगा, हम यहां पे स्वतंत्र देश थे नहीं, हम एक आजाद मुल्क नहीं थे उस समय। हम जो कुछ भी करते थे तो हमारे पास आजादी था नहीं। स्वतंत्रता हासिल होने के बाद इस तरह का स्थिति उत्पन्न हुआ है, तो हमें अपना युद्ध नीति, हमें अपना अंतर्राष्ट्रीय नीति, हमें हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है उसको बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम मुश्किल में आ सकते हैं। खास करके हमें यह भूलना नहीं है
कि भारत का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है। हम आर्थिक रूप से बहुत 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 ताकतवर है। हो सकता है सामरिक रूप से हम चौथे हैं, हम ताकतवर नहीं हैं। हम चौथा इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त एलपीजी सीएनजी का भंडार नहीं है। इन सब चीजों पर हमें नजर देना पड़ेगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने मार्केट के जरिए दुनिया को अपने सामने घुटना टेकने पर मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है। सेंसस शुरू हो चुका है। हमें लग रहा है कि शायद चाइना को हम छोड़ के आगे चले गए हैं। तो ये मार्केट इकोनॉमी के जमाने में, कंज्यूमरिज्म के जमाने में, भोगवाद के जमाने में बहुत जरूरी है। और इसी के आधार पर भारत को अपना रणनीति बनाना पड़ेगा। युद्ध के मार्ग पर नहीं, शांति के मार्ग पर हमें सबको ले जाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो बात हुई युद्ध की। अब जैसे कि देखिए, दो बड़ी चीज की क्राइसिस की संभावना दिख रही है या मतलब हो भी चुकी है, फ्यूल एंड गैस। इसको आप कैसे देख रहे हैं? कैसे इसको मतलब जो है, क्या फ्यूचर में और ज्यादा हमको मतलब क्राइसिस देखनी पड़ेगी या क्या? आत्मनिर्भर बनने के लिए फिलहाल हम तो यहां पे फ्यूल पैदा नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो सौर शक्ति मैंने कहा और बिजली शक्ति पर हमें निर्भर होना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। और क्या है, बिजली के जो ऑटोज आते हैं ना, ऑटोमोबाइल्स आते हैं या बिजली चालित जो, लेकिन ये तो बहुत समय वाली मतलब ओवन है, लॉन्ग टर्म, मैं वही कह रहा हूं, ओवन है वो समय लगता है उसको डेवलप करने में। और ऊर्जा का खपत भी ज्यादा होता है, आपको पता है, इलेक्ट्रिक बिल्स भी ज्यादा आते हैं। तो ये तो है ही, मद्देनजर रखते हुए करना पड़ेगा। और इस तरह की का गलती नहीं, हमें हर तरह का शोर ओपन रखना पड़ेगा। और भारत शुरू से ही हमने देखा है, कभी वो अमेरिका की तरफ झुक जाता है, कभी यूएसएसआर की तरफ झुक जाता था, जबकि सोवियत रशिया जो था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, उसके तरफ हम झुक जाते थे। मैं समझता हूं इस समय कहीं ना कहीं हमें अटल बिहारी वाजपेयी का और इंदिरा गांधी का विदेश नीति को हमको अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि मैं आज भी समझता हूं कि इंदिरा गांधी का विदेश नीति बहुत ही डटे हुए नीति। उस समय हमारे पास देखिए पूरी तरह से हमने न्यूक्लियर बम का विकास भी नहीं किया था। हमने जिस तरीके से चकमा दिया था अमेरिका को, आपको पता है पोखरान में जब विस्फोट हुआ था हमारे न्यूक्लियर बम का, वो स्थिति हमें बनाना पड़ेगा। हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और दुनिया के सामने अगर हमारा रणनीति बनाना है तो हमें दुनिया को आर्थिक तरीके से, मैंने बताया ना, समझाना पड़ेगा कि अगर आप हम पर आक्रमण करोगे तो आपको ये नुकसान झेलना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर सकता है, वो बहुत बड़ा थ्रेट है नहीं। पाकिस्तान माली हालत में खराब है, 50% उनका होटल रेस्टोरेंट और सब मोटेल्स वगैरह बंद हो चुका है। उसके साथ हम नहीं लड़ाई करने जा रहे, वो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, चाइना हमारा लिए बहुत बड़ा एक चुनौती है। चाइना की चुनौती को अगर हमको झेलना है तो ये हमें बताना पड़ेगा कि आपका जो है विदेश नीति अगर आप सही नहीं करोगे, आप यहाँ पे निवेश नहीं करोगे, हमारा मार्केट बहुत बड़ा है। अमेरिका को भी ये समझाना है। और ये समझाने के लिए सिर्फ जाके वहां पे ये कहने की जरूरत नहीं है कि ट्रंप इज माई वेरी गुड फ्रेंड, वो सब नहीं है। ये सियासत में या दुनिया के फॉरेन पॉलिसी में कोई आपका दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। आज जो दुश्मन है कल वो दोस्त है। आप देखिए ना, जापान पे अमेरिका ने धावा बोला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हिरोशिमा नागासाकी, पर्ल हार्बर, सब कुछ हुआ था। उसके बावजूद 1952 साल में ही हमने अभी तरफ बताया ना आपको कि एपो ट्रीटी हुआ था जापान के साथ। तो ये 10 साल से आपका विश्वास और भरोसा। हिमालयन आई इंस्टीट्यूट, उत्तर बंगाल का सबसे पसंदीदा आई अस्पताल। समय की बात है, आज का दुश्मन कल का दोस्त बन सकता है, और कल का जो दुश्मन है वो आज का शायद दोस्त न हो, या आज का जो दुश्मन है ये कल का दोस्त बन सकता है। तो इस नीति पर भारत को चलना पड़ेगा, बहुत सोचे समझे नीति। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत बड़े बड़े सेक्रेटरी हमारे बैठे में दिल्ली में, वो लोग नीति निर्धारण करेंगे, लेकिन नया सोच लाना पड़ेगा और सियासत के लिए नहीं, अपने देश के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। थैंक यू, आपने समय दिया इसके लाइव को, और आपने सुना कि एज पर डेफिनेशन के हिसाब से कहें तो विश्व युद्ध चालू हो चुका है, लेकिन कुछ शर्तें मैं जिस लास्ट नहीं वही डेफिनेशन, इसीलिए कुछ शर्तें रखे हैं, आपको पता होगा, प्रेसिडेंट ये हमको बताना चाहिए लोगों को। उन्होंने 3 शर्त रखा है युद्ध बंद करने के लिए। तो पहला शर्त यह है कि विधि सम्मत अधिकार कि हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे। दूसरा यह है कि ये जो नुकसान हुआ है इसका भरपाई कीजिए आप युद्ध में। और तीसरा यह है कि आप हमें गारंटी दीजिए कि फ्यूचर में आप हमें कभी आक्रमण नहीं करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अकराची में कहा है कि कोई टॉक्स नहीं होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। ट्रंप तो कह रहे हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं,
वो तो कह रहे हैं कि युद्ध हम जीत चुके हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ईरान कह रहा है कि हम खत्म करेंगे, यूएसए कह रहा है कि हम खत्म करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि शांति का वार्ता कहीं से आना चाहिए, क्यों नहीं वो भारत की तरफ से जाए, मोदी जी की तरफ से जाए। चलिए, आपने सुना, काफी कुछ बातें हुई। आशा करते हैं कि विश्व युद्ध की ओर हम लोग ना जाएं, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, कोई बड़ी बात भी नहीं है कि विश्व युद्ध हो जाए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लाइव न्यूज, आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। नमस्कार। पंजाब स्टेट गियर होली बम्पर। पहलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटीड, दूसरो पुरस्कार 50 लाख, तीसरो पुरस्कार 25 लाख, टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 14 मार्च। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटा। पंजाब स्टेट टीआर होली बम्पर के तपाई हुनुन से यशपाली को करोड़पति। Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. 5-year warranty, 65 plus stores, seamless service. Visit Durian today and exchange I for like the the best. showroom because it's quite huge and you get a proper feel of the thing that you are seeing. इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आई सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।